हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। हमने पिछले 6 पार्ट्स में प्रतिलोम वृत्तीय फलन एक्सरसाइज की थी। आज हम लेकर आए हैं नई एक्सरसाइज जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। एक्सरसाइज 8 अवकलज के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम देखते हैं कि पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि ये हमारी 8.1 पहली पॉइंट होगी, राशियों में परिवर्तन की दर। दूसरी पॉइंट है हमारी 8.2, जिसमें किस तरह के क्वेश्चन है, वर्धमान और ह्रासमान यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, किस फलन में हमें वृद्धि मिल रही है, किस में हमारा फलन का ह्रास हो रहा है, वो हमको सिद्ध करने हैं। तीसरी जो पॉइंट है वो है स्पर्श रेखा और अभिलंब, जो हम 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके, जो हमारी 8.3 होगी, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, यानी कि स्पर्श रेखा का हमको समीकरण निकालना है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। इसमें स्पर्श रेखा की ढाल वगैरह पूछ सकता है, स्पर्श रेखा अभिलंब की ढाल। उसके बाद 4 नंबर जो है 8.4, उसमें क्या है, अवकलज त्रुटि यानी कि डिफरेंशिएशन और एरर और अप्रोक्सीमेशन यानी कि निकटतम मान। हम अवकलन की सहायता से कुछ गणनाएं करेंगे, निकटतम मान ज्ञात करेंगे। 5वां जो पॉइंट है हमारी वो है उच्चिष्ट और निम्निष्ट, यानी कि उच्चतम और निम्नतम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। हमको कोई फलन दिया जाएगा, उसमें हमको उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने होंगे कि इस फलन का सबसे मैक्सिमम मान क्या है और मिनिमम मान क्या होगा। उसके बाद 8.6 में कुछ क्वेश्चन है बड़े, जो कौन सी है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के गुणधर्म, यानी कि उच्चतम और निम्नतम की प्रॉपर्टी हमको यूज में लेनी है और बड़े बड़े क्वेश्चनों को हल करना है, जो 8.6 होगी। अब देखते हैं 8.1, जिसमें क्या है, राशियों के परिवर्तन की दर। तो यहां पर हम ध्यान देंगे कि त्रिज्या को हम r से शो करेंगे, और जो किनारा अगर कहीं लिखा हुआ है, किनारा या कोर, उसको हम a या x से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद ऊंचाई को h लेंगे, तिर्यक ऊंचाई को l, क्षेत्रफल को कैपिटल A यानी कि एरिया, और पृष्ठीय क्षेत्रफल को S यानी कि सरफेस एरिया, आयतन को V वॉल्यूम। उसके बाद हमको क्या करना होगा, उसके बाद हम 10th क्लास के जो फॉर्मूले हैं 9th 10th के, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इन सब के आयतन और क्षेत्रफलों का सूत्र यहाँ पर हम लिखेंगे, वो इस जगह पर काम आने वाले हैं। उसके बाद देखिए पहली पॉइंट में क्या है कि आयतन में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या होती है, आयतन में त्रिज्या के सापेक्ष यानी कि dv/dr। हमको क्या करना होगा, आयतन का डिफरेंशियल करना होगा। आयतन का किसके सापेक्ष करेंगे, आयतन का अवकलन करेंगे हम r के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष हमको परिवर्तन करना होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊंचाई के सापेक्ष परिवर्तन क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में यानी कि S में h के सापेक्ष ds/dh, यानी कि हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है हमारा फॉर्मूला है उसका ऊंचाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे, हाइट के सापेक्ष। उसके बाद है क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष परिवर्तन। तो क्षेत्रफल हमारा a है, उसमें समय के सापेक्ष हमको क्या करना होगा, अवकलन करना होगा, t के सापेक्ष डिफरेंशियल करना होगा, किसका, एरिया का, a का। उसके बाद है आयतन में परिवर्तन की दर। अगर कुछ भी नहीं लिख रहा है, कुछ भी यानी कि किसी के सापेक्ष नहीं लिख रहा है, डायरेक्ट लिख रहा है आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करो, तो हमेशा ध्यान रखिए इस बात का, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हमको समय के सापेक्ष अवकलन करना होगा, t के सापेक्ष यानी कि dv/dt। अगर कहीं पर ऐसा आ जाता है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो, किसके सापेक्ष ज्ञात करो, ये नहीं दिया गया, तो हमको समय के सापेक्ष ही ज्ञात करना होगा, क्षेत्रफल का, यानी कि dA/dt हमको ज्ञात करना होगा। तो अब हम 8.1 स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल में, प्रश्न पढ़ेंगे अच्छी तरह से, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर
क्षेत्रफल में, यानी कि कैपिटल ए में, क्षेत्रफल को हम ए मानेंगे, उसमें परिवर्तन की दर त्रिज्या आर हमको त्रिज्या दी गई है, उसके सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यानी कि ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल में यानी कि ए में, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष करनी है, आर के सापेक्ष, हमको ये ज्ञात करना है। जब पहला क्वेश्चन क्या है, जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है वृत्त की और जब 4 सेंटीमीटर है, ये दूसरा क्वेश्चन होगा। तो करना क्या है, सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या तो हमको दे रखी है आर, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या मान लेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल ए है। तब अब हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है वृत्त के क्षेत्रफल का। अब हमको ए में, किसमें, ए में किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, फिर से पढ़ेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में यानी कि ए में त्रिज्या के सापेक्ष, आर के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें साइड में लिख सकते हैं, तब डी ए अपॉन डी आर हमको ज्ञात करना है। उसके बाद क्या करना होगा, इस एरिया का, क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्रफल का अवकलन करना है। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, त्रिज्या के सापेक्ष, यानी कि त्रिज्या आर के सापेक्ष अवकलन करने पर त्रिज्या के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, तो डी ए अपॉन डी आर, इस ए का आर के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंशियल हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर। इधर पाई बाहर रखेंगे, कांस्टेंट है, पाई क्या है, अचर है, और आर स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। तो आर स्क्वायर का आर के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 2r। पाई को हमने बाहर रखा, आर स्क्वायर का 2r किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो क्या आएगा, 2 पाई r, यह आएगा परिवर्तन क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष। पहला क्वेश्चन, जब त्रिज्या हमको 3 सेंटीमीटर दी गई है, तब क्षेत्रफल यानी कि ए में परिवर्तन आर के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, यानी कि आर की जगह क्या रख देंगे, 3 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा, 6 पाई। उसके बाद क्या लिखना है, इसकी इकाई क्या होगी, क्षेत्रफल की। सबसे पहले देखिए, क्षेत्रफल की इकाई होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिज्या की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर। अगर मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर पर मीटर होता, यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आंसर है पहला। सेकंड, जब त्रिज्या हमको 4 सेंटीमीटर दी गई है, 4 सेंटीमीटर, तब कह रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करो, यानी कि डी ए बटे डी आर हमको ज्ञात करना है। तो डी ए बटे डी आर हमारा कितना आया था, 2 पाई आर, 2 पाई, और आर का मान रखेंगे हम 4 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, 8 पाई। पाई का मान हमको रखने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, तो 8 पाई हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। त्रिज्या की सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल की इकाई क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष हमने ज्ञात कर ली। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक कण वक्र y बराबर 2/3x³ + 1 के अनुदिश चलता है। एक कण इस वक्र पर चलता है तो वक्र पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए। कहीं पर भी अगर ऐसा आ जाता है कि बिंदुओं को ज्ञात कीजिए या बिंदु ज्ञात कीजिए, इसका मतलब हमको ये ब्रैकेट ज्ञात करना है। इस ब्रैकेट के अंदर x और y के मान हमको ज्ञात करने हैं, यानी कि वक्र पर वह बिंदु ज्ञात करो। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिंदुओं, तो इसका मतलब एक से अधिक आंसर आएगा, एक से अधिक बिंदु आएंगे।
यानी कि बिंदु का अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है बिंदु को ज्ञात कीजिए, बिंदु ज्ञात की, इसका मतलब हमको x और y के मान ज्ञात करने हैं, कोई हमको परिवर्तन ज्ञात नहीं करना। तो वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां, इस लाइन को पढ़ेंगे कि y निर्देशांक में परिवर्तन की दर, इसका मतलब पढ़ेंगे y निर्देशांक में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष है, ये हमको नहीं दिया गया है। तो अगर किसी के सापेक्ष नहीं दिया गया है तो हम किसके सापेक्ष लेकर चलेंगे, समय के सापेक्ष। ये पहले बता दिया कि अगर कुछ भी नहीं लिख रहा है तो हमको समय के सापेक्ष परिवर्तन ज्ञात करना होगा। तो जहां y निर्देशांक में परिवर्तन की दर, इसको क्या बोलते हैं, y निर्देशांक में, यानी कि y में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष लेंगे, हम समय के सापेक्ष लेंगे। आगे बढ़ेंगे, x निर्देशांक में परिवर्तन की दर, इसको पढ़ो, x निर्देशांक में परिवर्तन की दर, यानी कि x में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष लेंगे, समय के सापेक्ष। ये दिया गया है। इस लाइन का मतलब होता है dy/dt, इस लाइन का मतलब है dx/dt की दुगनी है। y निर्देशांक में परिवर्तन की दर ये हो गया, x निर्देशांक में परिवर्तन की दर का क्या है, दुगनी है, यानी कि 2 गुना। ये समीकरण हमको दी गई है। कई बार हम ऐसा लिख देते हैं कि y निर्देशांक बराबर 2 गुना x, जो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्या इसका मतलब, इसका मतलब है y निर्देशांक x निर्देशांक का दुगना है, इसका मतलब ये है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दर लिखी हुई है, इसका मतलब अपॉन dt करना होगा, dy/dt, y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन की दर का दुगना है। अब पहली लाइन पाते हैं, ये हमारी एक समीकरण बनेगी, dy/dt और dx/dt के बीच संबंध बनेगा। अगला है, इसमें देखेंगे कि एक कण इस वक्र पर चलता है, तो इस वक्र का हमको 100% डिफरेंशियल करना होगा। इस प्रश्नावली में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसमें हमको अवकलन नहीं करना, एक बार तो, कम से कम एक बार तो डिफरेंशियल करना ही होगा। तो हम इस वक्र का डिफरेंशियल करेंगे। अब देखिए, इस वक्र का हमको अवकलन जरूर करना है, तो इस वक्र का अवकलन किसके सापेक्ष करें, ये बताइए। इस वक्र का अवकलन किसके सापेक्ष करना है, तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर x के सापेक्ष नहीं करेंगे, त्रिज्या का कोई रोल है नहीं, यहाँ पर हमको सिर्फ या तो y के सापेक्ष या x के सापेक्ष या फिर समय के सापेक्ष। ये हल करते हैं। दिया गया वक्र है हमारा y बराबर 2/3 x³ + 1, t के सापेक्ष वक्र का अवकलन करने पर, तो समय के सापेक्ष हम इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं। तो देखिए, y का डिफरेंशियल, y का अवकलन t के सापेक्ष होता है dy/dt बराबर, y का हो गया 2/3, अचर है उसको बाहर रखिए। अब आता है x³, x³ का क्या होता है, 3x²। ये कंप्लीट नहीं हुआ, भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसका भी 3x² जो अवकलन हुआ है ये x के सापेक्ष हुआ है, लेकिन हम t के सापेक्ष डिफरेंशियल कर रहे हैं। तो x³ का 3x² और x का dx/dt t के सापेक्ष अब कंप्लीट है। ये x³ का डिफरेंशियल, x³ का 3x², फिर x का dx/dt t के सापेक्ष, प्लस 1 का डिफरेंशियल किसी के सापेक्ष करो, 1 का अक्षर का डिफरेंशियल 0 होता है, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि dy/dt जो है हमारा वो आएगा 2x² dx/dt, यानी कि वक्र का एक बार समय के सापेक्ष डिफरेंशियल करने से ये हमारा समीकरण नंबर 1 आता है। उसके बाद प्रश्नानुसार हमको ये लाइन और दी गई है, यानी कि ये इक्वेशन और दी गई है कि y में परिवर्तन की दर, इसको लिखेंगे हम dy/dt, समय के सापेक्ष लेंगे अगर किसी के सापेक्ष नहीं दिया गया है। तो y निर्देशांक में परिवर्तन की दर
बराबर है 2 गुणा x निर्देशांक में परिवर्तन के दर के। ये दो इक्वेशन हमको दी गई है। तो वो बिंदु ज्ञात करो जहां कण वक्र पर चलता है और ये कंडीशन को संतुष्ट करेगा। तो समीकरण 1 और 2 को हमको कोई सी भी विधि लगाएंगे, विलोपन, प्रतिस्थापन, जो भी विधि लगानी है उससे लगा सकते हैं। यहाँ पर सीधी तरीका क्या है? सीधा तरीका ये है कि समीकरण 1 में 2 का भाग दे लो, चाहे 2 में 1 का भाग दे लो। हमको तो सिर्फ x और y का मान निकालना है। बिंदु का मतलब होता है x और y का मान। तो x y का मान निकालने के लिए ये dy और dx अपॉन dt वगैरह कटने चाहिए सारे के सारे। ये किस तरह से कटेंगे? या तो समीकरण 1 में 2 का दे लो या 2 में 1 का भाग दे लो। तो बड़ी समीकरण 1 है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, अगर भाग नहीं देना चाहते हो तो ऐसा कर लीजिए, इन दोनों समीकरणों को इक्वल कर लो, क्योंकि ये dy अपॉन dt, ये भी dy अपॉन dt है। अंश सॉरी LHS जब बराबर है तो RHS भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो 2 में 1 में 2 का भाग दे रहे हैं, dy अपॉन dt में dy अपॉन dt का भाग दिया, इसमें इसका दिया 1 में 2 का, बराबर 2x² dx अपॉन dt में किसका भाग देंगे? 2 dx अपॉन dt का। यहाँ ये कटेगा, इधर ये कटेगा, 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा? इधर तो बचे केवल और केवल 1, और इधर क्या बचेगा? मात्र x²। इस समीकरण को हल करेंगे तो x बराबर आएगा +-1। अगर +1 लिया, -1 नहीं लिया तो यहाँ पर हमारे नंबर कट जाएंगे। और वैसे भी ध्यान रखिए कि बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यानी कि 1 से अधिक आंसर आएंगे। तो x के हमारे 2 मान आ रहे हैं, तो x के 2 मान आएंगे तो y के भी 2 मान आ सकते हैं। तो ऐसा करिए, वक्र से अब ये x का मान हम कहाँ रख सकते हैं? केवल हम इसमें ही रख सकते हैं, वक्र में, y का मान ज्ञात करने के लिए। वक्र से जब x बराबर +1 तब y का मान क्या आएगा? तब y का मान आएगा 2/3, 2/3 1 का क्यूब, x का मान 1 रख दो इसमें, +1 बराबर हो जाएगा 2/3 +1 यानी कि 5/3। तो पहला बिंदु क्या आएगा हमारा? पहला बिंदु आएगा 1 रखने पर x का मान, 1 रखने पर y का मान कितना आएगा? 5/3। ऐसे नहीं करना है, 5/3 1 मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले निर्देशांक में x का मान होता है, फिर y का मान आएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला आंसर, पहला बिंदु ये होगा। इस बिंदु पर ये पूरा क्वेश्चन संतुष्ट होता है। कौन सा क्वेश्चन? कि y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक परिवर्तन दर की क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी इस बिंदु पर। अब अगला है, जब x = -1, 2 मान आए x के, दूसरा मान है -1, तब वक्र से y बराबर क्या हो जाएगा? 2/3 और -1 का क्यूब +1, x का मान -1 रख देंगे तो माइनस का 2/3 +1, तो -2 + 3/3 यानी कि कितना आ जाएगा? 1/3। इसका मान आया ये y का। तो दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा हमारा? -1, 1/3, -1 x का मान हमने रखा है वक्र में, तो y का मान कितना है? +1/3। अतः लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः वक्र पर वे बिंदु या अभिष्ट बिंदु 1 5/3 ब्रैकेट में लिखना है, ऐसे कैसे, कोमा -1 1/3 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। यानी कि अगर सीढ़ी का क्वेश्चन आता है तो हम समझ जाएंगे कि समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये हमारा क्या है? ये दीवार है, ए बी हमने दीवार ली है, बी सी क्या है? जमीन है, और ए सी क्या है? सीढ़ी है। एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, यानी कि चित्रानुसार हमने ए सी क्या लिया है? ए सी बराबर 13 मीटर, जो क्या है? सीढ़ी की लंबाई है।
उसके बाद सीढ़ी के बाद यानी कि जो सीढ़ी का निचला हिस्सा है उसको 1.5 मीटर 1 सेकंड में हम जमीन के सहारे दीवार से दूर खींच रहे हैं। यानी कि जो सीढ़ी है उसको हम नीचे से पकड़ रहे हैं, तो नीचे से पकड़ेंगे और 1.5 मीटर 1 सेकंड में, ये दर है हमारी, 1 सेकंड में 1.5 मीटर खींच रहे हैं। तो जब खींच रहे हैं तो दीवार पर इसकी ऊंचाई तो घटेगी और ये यहां पर दीवार से दूरी बढ़ेगी। तो दीवार से हम खींच रहे हैं, इसको 1.5 मीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। अब हमने देखा कि इस BC को सबसे पहले प्रारंभ में जब हमारी सीढ़ी रखी हुई है तो उस समय ये दूरी 12 मीटर दी गई है। पढ़ेंगे इसको, जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से, सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 12 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रारंभ में हमने इसको x मान लिया। जब ये x है, ये दूरी यहां से यहां तक x है, तो 1.5 मीटर पर सेकंड की दर से इसको खींच रहे हैं, तो ये दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी बढ़ेगी। किस दर से बढ़ रही है, 1.5 मीटर पर सेकंड की दर से। तो ये क्या दिया गया है हमको, dx, यानी कि x में, इसमें, इस दूरी में परिवर्तन होगा जब हम 1.5 मीटर पर सेकंड की दर से सीढ़ी को नीचे से खींचेंगे, तो ये दूरी में परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष। 1 सेकंड में 1.5 मीटर खींच रहा है, तो इस दूरी को x माना है, तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt बराबर 1.5 मीटर पर सेकंड। ये हमको क्या है, दिया गया है। ये 13 मीटर क्या है, दीवार सीढ़ी की ऊंचाई है। उसके बाद BC हमारा क्या है, 12 मीटर है, और इसको हमने x मीटर मान लिया। उसके बाद देखिए सीढ़ी और जमीन, सीढ़ी और जमीन, ये जमीन है और ये सीढ़ी है, इसके बीच का कोण, सीढ़ी और जमीन के मध्य का कोण हमने क्या मान लिया, माना सीढ़ी और जमीन के बीच का कोण थीटा है। तो सीढ़ी और जमीन के मध्य का कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है। अब देखिए सीढ़ी और जमीन के बीच इस कोण को हमने थीटा मान लिया है, तो ज्ञात क्या करना होगा हमको, ये कोण बदलेगा जब हम 1.5 मीटर पर सेकंड की दर से सीढ़ी को नीचे से खींच रहे हैं, तो ये कोण में परिवर्तन होगा। वो किस दर से होगा, अब ये बताइए कि ये कोण में वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। अगर आंसर प्लस में आता है तो हमारा कोण में वृद्धि होगी, जो परिवर्तन हो रहा है वो, और अगर आंसर माइनस में आता है तो हमारा कोण में कमी होगी, यानी कि कोण घटेगा। अब इस सीढ़ी को वैसे अंदाजा लगाया जाए तो इस सीढ़ी को खींचने पर कोण हमारा घटेगा, और सीढ़ी को अगर इधर की साइड खिसकाया जाए तो कोण बढ़ेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा, सीढ़ी और जमीन के बीच का जो कोण है उसमें परिवर्तन क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, क्योंकि कोण क्या होगा, घटेगा। तो माना सीढ़ी और जमीन के बीच कोण थीटा है, तब d थीटा बटे dt, यानी कि कोण में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। समय के सापेक्ष ज्ञात होगी, d थीटा अपॉन dt ज्ञात करना है। ये हमने सब कुछ लिख लिया है, हमको दिया गया है। अब देखिए अगर समकोण त्रिभुज बनता है, सीढ़ी का क्वेश्चन आता है, तो एक बात तो तय है कि पाइथागोरस प्रमेय जरूर लगेगी। इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, तब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कि AC का वर्ग यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहां से AC का मान क्या है, 13 का वर्ग बराबर AB का मान क्या है, AB का मान हमें ज्ञात करना है, और BC का मान कितना है, x है, यानी कि 12 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा जो लंब है, दीवार की प्रारंभ में जो ऊंचाई है, इस दीवार की ऊंचाई जहाँ तक सीढ़ी रखी हुई है उसकी ऊंचाई आएगी कितनी,
13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, तो यहाँ से 25 का वर्गमूल 5 मीटर। प्रारंभ में ये क्या हो जाएगा, 5 मीटर दीवार की ऊंचाई। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमको क्या करना होगा कि थीटा में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, डी थीटा अपॉन डी टी। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो होनी चाहिए। अगर थीटा में हमारे पास कोई समीकरण है ही नहीं तो हम किसका अवकलन करें। अब इस जगह पर हम अवकलन किसका करें, अवकलन तो करना है किसी न किसी समीकरण का टी के सापेक्ष, जिसमें थीटा जरूर होना चाहिए। अगर थीटा नहीं है तो ये हमारा ज्ञात नहीं होगा। तो थीटा में एक इक्वेशन जरूर आनी चाहिए। वो इक्वेशन हम कहाँ से लेके आएंगे, तो ये हमारा थीटा है, इसके सामने वाला कोण 90 डिग्री है। अब हमको एक इक्वेशन बनानी है, किस किस के मध्य बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, एक तो ले लेते हैं हम कर्ण, जो हमको दिया गया है 13 मीटर। और अगर हमने लंब लिया है, लंब और कर्ण लेंगे तो हमारा x नहीं आएगा। x लेना भी जरूरी है। ऐसा समीकरण बनाइए जिसमें x हो और थीटा हो। अगर केवल थीटा में हमने इक्वेशन बनाई, केवल थीटा में, जैसे कि हमारा 5/13 ले लिया हमने, जो क्या है लंब बटे कर्ण, जो क्या होता है साइन थीटा। ये हो गया लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। अब देखिए, अब इस इक्वेशन का हमको डिफरेंशियल करना है। किसके सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष। थीटा का टी के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ये कोस थीटा डी थीटा बटे डी टी, इसका कोई फायदा नहीं है करने का। डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कोस थीटा नीचे आएगा तो 0 आंसर आएगा, जो कि हमारा क्या है, गलत है। कोण 0 हो ही नहीं सकता। अगर कोण 0 हो गया तो सी डी बिल्कुल जमीन के सारे चिपक गई है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए x, क्योंकि हमको dx बटे dt दिया गया है। ये dx बटे dt ये भी तो काम में लेना है। और जो चीज़ दी जाती है वो जरूर काम में आती है। यहाँ पर ये हमारा जो गलत है साइन थीटा लेना। उसके बाद हम सोचते हैं इसमें, इसको नहीं लेकर हम अगर इसको ले x और 13 को एक साथ, तो देखिए कौन सा बनेगा। चूंकि समकोण त्रिभुज, क्या लिखना है, समकोण त्रिभुज ABC में कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार यानी कि BC, आधार बटे कर्ण, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर अगले स्टेप में कोस थीटा बराबर BC क्या है हमारा x और AC क्या है 13 मीटर। यहाँ से x बराबर आएगा कितना, 13 कोस थीटा। इस वाले इक्वेशन पे ध्यान दीजिए। ये जो इक्वेशन हमने बनाई है समकोण त्रिभुज में ही बनेगी ये। और यहाँ पर इस इक्वेशन में थीटा और x दोनों विद्यमान है। अब इस समीकरण का हमको डिफरेंशियल करना है। किसके सापेक्ष करें, देखो dx अपॉन dt दिया गया है। और वैसे भी हमको d थीटा अपॉन dt ज्ञात करना है। CD और जमीन के मध्य का कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है। अगर किसी के सापेक्ष नहीं दिया गया तो समय के सापेक्ष परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष हम डिफरेंशियल इसका करेंगे। तो x का क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt बराबर 13 कोस थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन थीटा। ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी। और थीटा का डी थीटा अपॉन dt, ये अगर नहीं लिखेंगे तो ये तो हमको ज्ञात ही करना है, ये तो जरूर लिखना होगा। तो कोस थीटा का माइनस साइन थीटा नहीं होगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन dt, ये कंप्लीट डिफरेंशियल इसका हो जाएगा। अगले स्टेप में dx अपॉन dt का मान हमको दिया गया है। कितना दिया गया है, 1.5। ये जो दूरी है ये स्टार्टिंग में x थी, और जैसे जैसे हम CD को खींचेंगे
इस दूरी में x में क्या होगा, परिवर्तन होगा, 1.5 मीटर पर सेकंड की दर से परिवर्तन होगा, बराबर -13 साइन थीटा का मान हम ज्ञात कर लेंगे, साइन थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, -1.5/13 साइन थीटा। लेकिन अभी यहाँ पर हमको साइन थीटा और गायब करना है। साइन थीटा का मान किस तरह से निकालेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण, यानी कि 5/13। ये हमारा साइन थीटा का मान ज्ञात हो गया। यहाँ से -1.5/13 इंटू साइन थीटा का मान हमने यहाँ पर रख दिया 5/13, 13 से 13 कट जाएगा, यानी क्या आएगा, -0.3। ये क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी। इसकी इकाई क्या होगी, रेडियन। थीटा की इकाई क्या होगी, रेडियन। डिग्री हम नहीं लिख सकते, यहाँ पर जो मान यहाँ पर आएगा या दिया जाएगा वो रेडियन में दिया जाएगा। कोणों की दो माप होती है, रेडियन और डिग्री। इस जगह पर यहाँ क्या है, रेडियन, और समय की क्या है, सेकंड, रेडियन पर सेकंड। अब देखिए आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये कोण जैसे जैसे हम सीढ़ी को खींचेंगे कोण क्या है, बढ़ेगा नहीं, कोण में कमी होगी। सीढ़ी नीचे आएगी, नीचे गिरती हुई इस तरह से, तो ये कोण क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा इस तरह से। तो लास्ट की लाइन क्या लिखनी होगी, अतः सीढ़ी तथा जमीन के मध्य का कोण जो हमने थीटा माना था, कोण 0.3, माइनस नहीं लिखना है, प्लस का 0.3 रेडियन पर सेकंड। एक सेकंड में 0.3 रेडियन के मध्य का कोण 0.3 रेडियन पर सेकंड की दर से, अब माइनस जो है उसका अब प्रयोग करेंगे। दर से माइनस का मतलब होता है यहाँ पर घट रहा है। अगर हमने इस जगह माइनस लिख दिया तो हमारा नंबर कट जाएगा। माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि हमारा कोण में कमी हो रही है। अगर आंसर प्लस में आता तो हमारा कोण में वृद्धि होती। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, घन का किनारा बढ़ रहा है। कितने की दर से, 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। उसमें किसमें हो रही है, घन के किनारे में। घन का आयतन जिसको हम v मान लेंगे, घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा, जबकि किनारा प्रारंभ में जो घन है वो 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। किनारे की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे घन बढ़ेगा या किनारा बढ़ेगा तो घन वृद्धि होगी घन में, उसके बाद घन में अगर वृद्धि होगी तो उसका आयतन में भी वृद्धि होगी, आयतन भी उसका बढ़ेगा। तो वो किस दर से बढ़ेगा वो हमको ज्ञात करना है। सबसे पहली लाइन हमको लिखनी होगी कि माना घन का जो किनारा है या कोर है, घन का किनारा बोल लो चाहे कोर बोल लो, वो x सेंटीमीटर, और घन का जो आयतन है, या लाइन लिखनी होगी कि घन का आयतन हमने v मान लिया है और किनारे को x सेंटीमीटर लिया है। उसके बाद देखेंगे क्या चीज हमको दी गई है कि x बराबर, जबकि किनारा प्रारंभ में कितना है, 10 सेंटीमीटर लंबा है, x बराबर 10 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए कि घन का किनारा यानी कि x, घन का किनारा क्या है, x कितने की दर से, 3 सेंटीमीटर
पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अगर पता नहीं चले किसके सापेक्ष लिखना है इसको, dx यानी कि किनारे में परिवर्तन किसके सापेक्ष लिखना है, तो इस को देख लेंगे। यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब होता है x, सेंटीमीटर का मतलब किनारा, यानी कि x, सेकंड का मतलब क्या है t, समय। तो यहाँ से dx अपॉन dt हमको दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, और कुछ नहीं दिया गया है। तब ज्ञात क्या करना है हमको कि उसका आयतन जो बढ़ेगा, किनारा बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, वो किस दर से बढ़ रहा है, समय के सापेक्ष बढ़ेगा आयतन भी। तो dv अपॉन dt हमको ज्ञात करना है। उसके बाद हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि घन का आयतन, घन का आयतन सबसे पहले हम मान लेंगे, उसके बाद दिया गया है उसको लिखेंगे, उसके बाद ज्ञात क्या करना है उसको लिखेंगे, लास्ट में हम जानते क्या है सूत्र उसको लिखना है। घन का आयतन V बराबर होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी कि यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को तीनों समान है, इसलिए लंबाई गुणा लंबाई यानी कि, या फिर भुजा गुणा भुजा यानी कि भुजा क्यूब इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से भुजा को हमने क्या माना है, किनारे को x सेंटीमीटर माना है, तो यहाँ पर हो जाएगी समीकरण हमारी x क्यूब, v बराबर x क्यूब। ये घन का आयतन हमारा हो गया। अब इसका t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। t के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं, क्योंकि dv अपॉन dt हमको ज्ञात करना है, तो अवकलन कर रहा हूं t के सापेक्ष। v का अवकलन हो जाएगा dv अपॉन dt, x क्यूब का 3x स्क्वायर और dx बटे dt, x का डिफरेंशियल dx अपॉन dt। यहाँ पर t के सापेक्ष डिफरेंशियल कंप्लीट हो गया, तो dv अपॉन dt यहाँ से कितना आएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि x का मान कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर का किनारा है, 3x स्क्वायर, और dx अपॉन dt का मान हमको दे रखा है 3। उसके बाद यहाँ से 9 इंटू कितना हो जाएगा 100, यानी कि 900। अब इसकी इकाई क्या होनी चाहिए, आयतन की जो इकाई होती है वो होती है यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, और बटे में क्या है समय के सापेक्ष हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सेकंड। अतः घन का आयतन, ये लाइन लिखनी जरूरी है लास्ट में, और प्रारंभ में ये लाइन लिखनी जरूरी है। घन का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेकंड में की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर माइनस में आंसर आता तो घटेगा। इस जगह पर देखिए घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, हम यहाँ पर 3 ले लिया, लेकिन प्लस का लेना है या माइनस का लेना है ये बताएगा। अगर बढ़ रहा है तो प्लस का लेना है, घट रहा है तो किसका लेना है, माइनस का लेना है। तो घन का किनारा इस जगह पर हमारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से यहाँ पर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां। एक गुब्बारा, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जब तक प्रश्न समझ में नहीं आ जाए बार बार पढ़ेंगे। एक गुब्बारा यानी कि जो सदैव गोलाकार रहता है, यहाँ पर गुब्बारे की बात कर लो चाहे गोले की बात कर लो, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस 1 सेकंड प्रति सेकंड भरकर फुलाया जा रहा है। तो गुब्बारे की जो त्रिज्या है, अगर हम किसी गुब्बारे या गोले में क्या करेंगे, गैस भरेंगे, तो गुब्बारे की त्रिज्या क्या होगी, परिवर्तित होगी, यानी कि गुब्बारे की त्रिज्या बढ़ेगी। वो किस दर से बढ़ेगी वो हमको ज्ञात करना है। और गैस हम भर रहे हैं तो किस में परिवर्तन होगा, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड का मतलब होता है आयतन में परिवर्तन होगा। जब गैस भरेंगे तो गुब्बारे का आयतन भी बढ़ेगा,
वो किस दर से बढ़ेगा, इस दर से। अगर पता नहीं चलता है तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, आयतन ही होता है। अगर कहीं स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मान लिया है कि गुब्बारे की त्रिज्या स्मॉल r ले लेंगे और आयतन को हम कैपिटल V से शो करेंगे। उसके बाद हमको क्या दिया गया है कि गुब्बारे की प्रारंभ में जो त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर है, तो r बराबर 15 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे देखिए कि 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है, यानी कि आयतन में परिवर्तन होगा, किस दर से होगा, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से परिवर्तन होगा। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब आयतन पर सेकंड यानी कि बटे dt, ये इसका मतलब dv अपॉन dt। अगर स्क्वायर होता तो dA अपॉन dt होता। तो यहाँ पर dv अपॉन dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो गया। तब गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करो, यानी कि dr अपॉन dt हमको ज्ञात करना है। उसके बाद हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि गुब्बारा यानी कि गोला, इस जगह पर गुब्बारा किस तरह का है, गोलाकार है। तो गोले का आयतन हम जानते हैं, v मान लिया है उसको, तो v बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता है। इसमें अब हमको डिफरेंशियल करना है, किसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करेंगे, t के रेस्पेक्ट में। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के रेस्पेक्ट में हम अवकलन करेंगे, समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इस सूत्र का v का डिफरेंशियल हो जाएगा dv अपॉन dt, यहां से 4/3 और पाई कांस्टेंट है उसको बाहर रखेंगे, और r क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, r क्यूब का 3r स्क्वायर और dr अपॉन dt, t के सापेक्ष r क्यूब का 3r स्क्वायर और r का dr अपॉन dt। यहां से 3 से 3 कटेगा, कितना बचेगा, dv अपॉन dt 4 पाई r स्क्वायर dr बाई dt। अब क्या करेंगे, हम मान रखेंगे, dv अपॉन dt हमको कितना दे रखा है यहाँ पर 900, 4 पाई का मान हमको नहीं रखना है, रख भी सकते हो लेकिन गणना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसके नंबर भी नहीं मिलते हैं, तो पाई का मान नहीं रखेंगे। r स्क्वायर यानी कि r का मान कितना है यहाँ पर हमारा 15 का स्क्वायर और dr अपॉन dt, यहाँ से dr अपॉन dt बराबर 900 बटे कितना हो जाएगा, 4 पाई 15 गुणा 15, यानी कि dr अपॉन dt जो हमारा आएगा वो 900 बटे 15 इंटू 15 इंटू 4 करने पर कितना आएगा, 900 ही आएगा। ये गुणा कर लेना, 15 इंटू 15 इंटू 4, यहाँ ये कटेगा, कितना बचेगा, 1/पाई, 1/पाई। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। त्रिज्या की यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर, त्रिज्या की क्या है सेंटीमीटर, और समय की क्या है सेकंड। लास्ट की लाइन लिखेंगे, अतः गुब्बारे की त्रिज्या में 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, इसका व्यास हमको दिया गया है, किस में दिया गया है, x में। इसका व्यास 3/2 2x + 1 है। इसके आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, यानी कि v में परिवर्तन ज्ञात करना है, आयतन में किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो इसमें अज्ञात राशि x है, किसमें, व्यास में, उसके सापेक्ष हमको ज्ञात करना है। आप ध्यान दीजिए कि माना गुब्बारे का आयतन हमने v मान लिया और इसकी त्रिज्या को हमने स्मॉल r ले लिया। उसके बाद देखिए दिया है गुब्बारे का जो व्यास है वो है 3/2 2x + 1, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या होती है r बराबर व्यास का आधा,
यहाँ पर व्यास में 2 का भाग दिया तो 3/2 की जगह क्या हो जाएगा 3/4 2x + 1। ये हमारी क्या आ गई, यहाँ पर गुब्बारे की त्रिज्या आ गई। तब हमको ज्ञात क्या करना है कि आयतन के परिवर्तन की दर यानी कि v में परिवर्तन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ये हमको ज्ञात करना है dv/dx। हम जानते हैं कि गोले का आयतन यानी गुब्बारे का आयतन v बराबर होता है 4/3 πr3। अब देखिए, अब इसमें हमको अवकलन करना है। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, v का किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, v का x के सापेक्ष में डिफरेंशियल मान के चलो कर रहा हूं तो क्या आएगा dv/dx क्या आ रहा है 4/3 पाई और r³ का 3r² और dr/dx। x के सापेक्ष इस सूत्र का हमने डिफरेंशियल कर दिया। अब देखिए यहां पर r का मान तो हम रख सकते हैं, दिया गया है 3/4 2x + 1, लेकिन dr/dx का मान कहां से रखेंगे, dr/dx का मान हमको कहां से रखना है, dr/dx का मान इसका डिफरेंशियल करके रखना है, इस वाली इक्वेशन का डिफरेंशियल करना है। या फिर डायरेक्ट हमको क्या करना होगा इस क्वेश्चन में कि हम x के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल नहीं करेंगे, अभी हम x के सापेक्ष तब करेंगे जब इस पूरी समीकरण को x में चेंज कर देंगे। यानी कि ऐसा करते हैं, पहले हम आयतन में ही r को गायब करेंगे, यानी कि r का हम मान रख रहे हैं 3/4 और 2x + 1 r³ हमने त्रिज्या का मान यहाँ पर रख दिया 3/4 2x + 1। थोड़ा भी इसको हल करेंगे, जो गुब्बारे का आयतन है वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई और क्या है 3^4 का क्यूब और 2x + 1 का क्यूब। ये क्यूब यहाँ पर कहाँ से आया है r³, इस फॉर्मूले में क्या है r³। हमने r का मान त्रिज्या का मान रख दिया, एक 3 कटेगा और एक 4 कटेगा यहाँ पर, तो कितना बचेगा 9/16 पाई और 2x + 1 का होल क्यूब। अब जो हमारा आयतन है किसका, गुब्बारे का, वो किस रूप में चेंज हो गया, अब ये x के रूप में चेंज हो गया और हमको x के सापेक्ष ही डिफरेंशियल करना है। तो आयतन के सूत्र में सबसे पहले हम त्रिज्या का मान रख देंगे, उसके बाद डिफरेंशियल करेंगे। तो x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष पूछा है, x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन हम x के सापेक्ष करेंगे तो v का हो जाएगा dv/dx। 9/16 पाई कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशियल कर देंगे। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, होल क्यूब खोलने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, इसका डिफरेंशियल किस तरह से करेंगे x³ के रूप में करेंगे, x की पावर n लगाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा 3 और 2x + 1 का स्क्वायर। जैसे हम जानते हैं x³ का डिफरेंशियल क्या होता है 3x², इसी तरह 3 आगे आ जाएगा और पावर 1 घट जाएगी। तो यहाँ पर 27/16 पाई और 2x + 1 का होल स्क्वायर dv/dx। अभी एक चीज और रह गई यहाँ पर कि 2x + 1 का होल क्यूब का डिफरेंशियल 3x² तो हो गया, लेकिन हमने अंदर वाली संख्या का डिफरेंशियल नहीं किया, और अंदर वाली संख्या का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x + 1 का डिफरेंशियल 2, यहाँ ये 2 हो जाएगा, 2 से ये 8 बार कटेगा 27/8 पाई और 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब इकाई देखिए, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, ये मात्रकहीन है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो त्रिज्या है या व्यास है उसका कोई मात्रक हमको नहीं दिया गया है, तो ये एक मात्रकहीन राशि हो जाएगी। लास्ट में क्या लिखना है, अतः गुब्बारे का आयतन इस दर से
बढ़ रहा है या वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत Cx रुपए में निम्न समीकरण द्वारा दी गई है। तो सीमांत लागत ज्ञात करो जब वस्तु की 3 इकाई उत्पादित की जाती है। यानी कि जो हमको इक्वेशन दे रखी है कुल लागत की, उसका एक बार x के सापेक्ष डिफरेंशियल कर देंगे। डिफरेंशियल जो भी डिफरेंशियल आएगा उसमें हम x इज इक्वल टू 3 इकाई रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सीमांत लागत ज्ञात हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार कुल लागत हमको इस समीकरण द्वारा दी गई है, Cx बराबर, ये हमने लिख ली। तब सीमांत लागत, यानी कि सीमांत लागत क्या होती है, C डैश x, यानी C डैश x का मतलब होता है इस समीकरण का कोष्ट का x के सापेक्ष डिफरेंशियल कर देंगे। अर्थात इसको ऐसा बोल सकते हैं dc बटे dx, dc बटे dx। ये हमको ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है, जब x बराबर 3 इकाई उत्पादित की जाती है। ये लास्ट में हम रखेंगे, यानी कि C डैश 3 ज्ञात करना है। पहले C डैश ज्ञात करते हैं। तो समीकरण का, कौन सी समीकरण का, इस वाली का, कुल जो लागत दे रखी है उसका, समीकरण का या C का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर C डैश x या फिर dc बटे dx बोल लो। C डैश x बराबर 0.005 और x क्यूब का हम डिफरेंशियल करेंगे। यह चर है उसको बाहर रख लिया, माइनस 0.02 बाहर रखेंगे और x स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे, प्लस 30 को बाहर रखना है और इसके गुणा में जो x है उसका डिफरेंशियल करेंगे, प्लस 5000 को बाहर रखेंगे और 1 का हम डिफरेंशियल करेंगे। अगले स्टेप में 0.005 और 3x स्क्वायर, x क्यूब का डिफरेंशियल कर दिया, क्या आएगा 3x स्क्वायर, माइनस 0.02, इसका हो जाएगा x स्क्वायर का 2x, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है 30, x का 30 और 5000 का क्या हो जाएगा 0, बराबर 0.015 x स्क्वायर माइनस 0.04x प्लस 30। उसके बाद जब x बराबर 3 इकाई है तब सीमांत आय, सॉरी सीमांत लागत C डैश 3 बराबर 0.015 3 का स्क्वायर, यानी कि एक बार हम दी गई समीकरण का x के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे कुल लागत का। डिफरेंशियल करने के बाद जितनी इकाई हमको दे रखी है, तो यहाँ पर x बराबर 3 दी गई है, उसको हम C डैश में रख देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, कुल सीमांत लागत आ जाएगी। उसके बाद माइनस का 0.04 इंटू 3 प्लस 30 बराबर, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 15 इंटू 9 करेंगे यहाँ पर 0.135 माइनस 0.12 प्लस 30, प्लस की संख्याओं को जोड़ेंगे तो 30.135 हो जाएगा और 0.12 यहाँ से इसको घटाने पर 0.015 रुपये, ये आंसर आ जाएगा।